आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ओ हेनरी की लिखी कहानी हरा दरवाजा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कल्पना कीजिए कि खाने के बाद ब्रॉडवे पर चहलकदमी करने और सिगार पीने के लिए आपको 10 मिनट का समय मिला है और आप कोई मनोरंजक दुखांत नाटक या कोई गंभीर नौटंकी में से किसी एक को देखने का विचार कर रहे हैं। एकाएक आपकी बांह पर किसी का हाथ आ पड़े। जैसे ही आप घूमें, रूसी सेबल का बढ़िया कोट पहने, हीरे के अलंकारों से जगमगाती एक सुंदरी की मद भरी आंखों से आपकी आंखें चार हो जाएं। जल्दी से वो आपके हाथ में एक गर्मा गर्म मक्खन लगी रोटी थमा दे, जेब से एक छोटी सी कैंची निकालकर आपके ओवरकोट का दूसरा बटन काट ले, अर्थपूर्ण स्वर में एक ही शब्द चौकोन बोले और मुड़ मुड़कर भयभीत नजर से पीछे देखती हुई पास की गली में गायब हो जाए। तो ये एक अद्भुत घटना हुई। पर क्या आप इसे इसी ढंग से स्वीकार करेंगे? शायद नहीं। आप व्याकुलता से झेंप जाएंगे और रोटी को वहीं फेंक कर कटे हुए बटन के रिक्त स्थान को उंगली से टटोलते ब्रॉडवे पर आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप उन सुखी जीवों में से नहीं हैं जिनकी रोमानी वृत्ति अभी तक भरी नहीं है, तो आप यही करेंगे। सच्चे साहित्यकों की दुनिया में हमेशा कमी रही है। किताबों में जिनका साहित्यकों के रूप में वर्णन किया जाता है, वे दरअसल व्यापारी हैं जिन्होंने कुछ नए तरीके खोज निकाले हैं, क्योंकि वे सुनहरी ऊन, पवित्र मूर्तियां, खजाने, ताज, कीर्ति या सुंदरियों के हृदय जैसी आवश्यक चीजें ढूंढने जाते हैं। सच्चा साहसी तो निस्वार्थ और निरुद्देश रहकर अनजाने भविष्य का आगे बढ़कर मुकाबला करता है। वर्षों बाद घर लौटने वाला बाइबिल की कहानी का उड़ाऊ खाऊ लड़का इसका सुंदर उदाहरण है। वीर और शानदार लेकिन नकली साहसिकों की तो दुनिया में कमी नहीं। जेहाद से लेकर पहली सैद की लड़ाइयों तक ऐसे वीरों के वृत्तांत से इतिहास और कथाओं के पन्ने भरे पड़े हैं। इनके सहारे ऐतिहासिक कथाकारों का व्यापार भी खूब चला है। पर इनमें से प्रत्येक वीर के सामने कोई न कोई प्रलोभन अवश्य था। किसी को ध्येय प्राप्त करना था, किसी को स्वार्थ सिद्धि करनी थी, किसी को जीत कर दिखाना था, किसी को आकांक्षाएं पूरी करनी थी, किसी को नाम अमर करना था और किसी को इनाम जीतना था। सारांश ये है कि इनमें से कोई भी साहस का सच्चा पुजारी नहीं था। बड़े शहरों में रोमांस और साहस की जोड़ी अपने पुजारियों की खोज में घूमती ही रहती है। बाजारों में घूमते हुए हमारी उससे कई बार मुठभेड़ हो जाती है और वो हमारी तरफ देखकर अनेक रूपों में चुनौती देती है। एकाएक न जाने क्यों हम ऊपर देखते हैं और खिड़की से झांकती हुई हमें कोई ऐसी सूरत दिखाई दे जाती है जो हमारी अंतरंग तस्वीरों के प्रदर्शन गृह से आई लगती है। किसी सुनसान सड़क पर भय और पीड़ा से भरी एक चीख किसी बंद और डरावने मकान से सुनाई पड़ती है। हमारा कोचवान हमें चिरपरिचित स्थान पर न ले जाकर किसी अपरिचित द्वार के सामने ला खड़ा करता है, जहां हमारा मुस्कुराकर स्वागत किया जाता है। भाग्य की किसी ऊंची खिड़की से उड़ा हुआ एक कागज का लिखावट भरा टुकड़ा हमारे पैरों के पास आ गिरता है। भीड़ में जाते हुए अजनबियों की तरफ हम द्वेष, प्यार या भयपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वर्षा की एक झड़ी में छाता खोलते ही हम किसी चंद्रमुखी या मृगनयनी को अपने पास खड़ी पाते हैं। हर मोड़ पर रूमाल गिरते हैं, उंगलियां संकेत करती हैं, आंखों से इशारे होते हैं और रोमानी साहस की खोई हुई एकाकी, मस्त, रहस्यमय, खतरनाक और बदलती हुई कुंजी हमारी उंगलियों में अटकती है। लेकिन
हम में से बहुत कम लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम रूढ़ियों के बंधन में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। हम आगे निकल जाते हैं और एक दिन जब इस नीरस जीवन का अंत समीप आ जाता है, तब सोचते हैं कि हमारा धुंधला रोमांस, एक या दो विवाह, तिजोरी में संभाल कर रखी हुई सेटिन की कोई यादगार और झगड़ालू श्रीमती जी से जीवन भर की तकरार तक ही सीमित रहा है। रूडोल्फ स्टिनर एक सच्चा सिपाही था। शायद ही कोई ऐसी सांझ बीती हो जब वो अपने मकान से किसी अप्रत्याशित और असाधारण घटना की खोज में न निकला हो। उसकी राय में जीवन की सबसे रोचक वस्तु वो थी जो किसी भी चौराहे पर पड़ी मिल सकती थी। कभी कभी भाग्य को ललचाने की उसकी उत्सुकता उसे विचित्र परिस्थिति में पटक देती थी। 2 बार उसने थाने में रातें काटी। बार बार वो अपने को चालाक धूर्तों से ठगा हुआ पाता। एक आकर्षक प्रलोभन की कीमत उसने अपनी घड़ी और बटुआ देकर चुकाई, परंतु साहस के अक्षय तूणीर से फेंकी गई हर चुनौती को वो उतने ही दुर्जय उत्साह से स्वीकार करता रहा। एक शाम रुडोल्फ शहर के मध्य भाग की गलियों में घूम रहा था। सड़क 2 प्रकार के मनुष्यों के प्रवाह से भरी हुई थी। एक वे जो घर जाने को आतुर थे, और दूसरे वे जो होटलों के तड़क भड़क वाले जीवन से आकर्षित होकर घर छोड़ निकल पड़े थे। हमारा ये नौजवान साहसिक जो सुंदर दिखाई देता था, इस समय आराम से घूम रहा था। दिन भर वो एक दुकान में काम करता था। अपनी नेकटाई में वो साधारण पिन के बजाय पुखराज से जड़ी एक चैन लगाता था। एक बार उसने किसी पत्रिका के संपादक को अपनी राय लिखते हुए बताया था कि मिस लिवी की लिखी हुई जूनी की प्रेम परीक्षा नामक पुस्तक ने उसके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया था। चलते चलते फुटपाथ पर कांच की अलमारियों में सजे हुए नकली दांतों की भयानक कड़कड़ाहट ने उसका ध्यान किसी होटल की ओर आकर्षित किया, परंतु गौर से देखने पर उसे मालूम हुआ कि पास ही के दरवाजे पर किसी दंत चिकित्सक का जगमगाता हुआ बोर्ड लगा है। लाल कसीदे का भड़कीला कोट, पीली पतलून और फौजी टोपी पहने एक महाकाय नीग्रो पास ही खड़ा हुआ आते जाते लोगों को सावधानी से कुछ पर्चे बांट रहा था। दंत चिकित्सक के विज्ञापन का ये ढंग बहुत प्रचलित था। प्रायः वो इस प्रकार के पर्चों को लिए बिना ही आगे बढ़ जाया करता था, परंतु आज रात को उस नीग्रो ने उसके हाथ में एक पर्चा इतनी चालाकी से थमा दिया कि उसके इस सफल प्रयास पर मुस्कुराते हुए उसे वो स्वीकार करना ही पड़ा। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने पर्चे को लापरवाही से पढ़ा। आश्चर्य से उसे उल्टा पलटा और दिलचस्पी से फिर पढ़ा। पर्चा एक तरफ से कोरा था, दूसरी ओर स्याही से केवल 2 शब्द लिखे थे, हरा दरवाज़ा। इतने में 2-4 कदम आगे चलते हुए एक व्यक्ति ने नीग्रो द्वारा दिया गया पर्चा रास्ते पर फेंका। रूडोल्फ ने उसे उठा लिया। उस पर दंत चिकित्सक का नाम, पता और उसके व्यवसाय की अन्य सामान्य जानकारी छपी थी। बिना दर्द दांत उखड़वाने, नकली दांत लगवाने या दांतों में सोना भरने की व्यवहारिक बातें। पियानो का वो साहसी सेल्समैन अगले मोड़ पर रुककर विचार में पड़ गया। वो सड़क लांघ कर दूसरी ओर चला गया, कुछ कदम पीछे लौटा और फिर से सड़क पार करके उसी फुटपाथ पर आकर भीड़ में शामिल हो गया। दूसरी बार उस नीग्रो के सामने से जाते हुए रूडोल्फ ने उसके हाथ से पर्चा इतनी लापरवाही से लिया जैसे उसकी ओर उसका ध्यान ही न हो। 10 कदम आगे बढ़कर उसने पर्चे को जांचा। पहले पर्चे जैसी ही लिखावट में उस पर भी हरा दरवाज़ा लिखा हुआ था। राहगीरों द्वारा सड़क पर फेंके गए 2-4 दूसरे पर्चे भी सड़क पर पड़े हुए थे। रूडोल्फ ने उन्हें उठाकर पढ़ा। हर एक पर दंत चिकित्सक का विज्ञापन ही छपा हुआ था। साहस के बेताल ने अपने पक्के अनुयायी रूडोल्फ को शायद ही कभी दोबारा उत्साहित किया हो, परंतु आज वो 2 बार इशारा कर चुका था और इससे रूडोल्फ की तृष्णा जागती ही। कड़कड़ाते दांतों की अलमारी के पास जहां वो नीग्रो खड़ा था, रूडोल्फ वापस आया। इस बार सामने से गुजरते समय उसे पर्चा नहीं दिया गया। अपने भड़कीले और हास्यास्पद कपड़ों के बावजूद भी उस नीग्रो की एक स्वाभाविक जंगली शान थी। खड़ा हुआ वो किसी को तो नम्रता से पर्चा थमा देता था और किसी को बिना परेशान किए आगे बढ़ जाने देता था। हर आधे मिनट के बाद वो कर्कश और अस्पष्ट स्वर में कुछ गुनगुनाता था, जो किसी मोटर गाड़ी और पक्के गाने के सम्मिलित स्वर सा प्रतीत होता था। इस बार उसने रूडोल्फ को पर्चा नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि अपने चमकते और भारी भरकम
काले चेहरे से उसकी ओर घृणासूचक तिरस्कार से देखा। इस दृष्टि ने जैसे रूडोल्फ के साहस पर डंक मार दिया हो। उस नज़र में उसने एक मूक अभियोग पाया जो उसे अयोग्य प्रमाणित कर रहा था। पर्चे पर लिखे हुए उन शब्दों का अर्थ चाहे कुछ भी हो, परंतु उस काले हबशी ने तो इतनी भीड़ में से उसे ही 2 बार इस योग्य माना था, और अब उसी ने उसे इस पहेली को सुलझाने के लिए साहस और कल्पना शक्ति में कमजोर करार दे दिया। भीड़ से दूर खड़े होकर रूडोल्फ ने उस भवन का सरसरी निगाह से निरीक्षण किया जिसमें उसकी पहेली का हल मिलने की संभावना थी। मकान 5 मंजिल ऊंचा था, जिसके नीचे की मंजिल में एक होटल था। पहली मंजिल पर, जिसकी खिड़कियां बंद थीं, कपड़े और फरकोट की दुकानें मालूम होती थीं। दूसरी पर, जहां बिजली का साइन बोर्ड लगा था, दंत चिकित्सक का दवाखाना था। इससे ऊपर साइन बोर्डों की भीड़ थी, जिसमें ज्योतिषी, दर्जी, संगीतज्ञ और डॉक्टर सभी कुछ थे। इससे भी ऊपर खिड़कियों पर पड़े हुए कसीदे के पर्दे और खिड़कियों में दिखाई देने वाली दूध की बोतलें वहां पर गृहस्थियों का निवास सूचित कर रही थी। मकान का निरीक्षण समाप्त करके रूडोल्फ अंदर घुसा और जल्दी से 2 मंजिल ऊपर चढ़ गया। तीसरी मंजिल पर वो रुका, जहां बरामदे में गैस की 2 गंदी लालटेनें जल रही थीं। एक दाहिनी ओर पास में ही, दूसरी ओर बाईं ओर कुछ दूर। पास वाली लालटेन के धुंधले प्रकाश में उसे एक हरा दरवाजा दिखाई दिया। एक क्षण के लिए वो दुविधा में पड़ गया, परंतु तभी उसे पर्चे बांटने वाले हबशी का घृणासूचक ताना याद हो आया और आगे बढ़कर उसने उस हरे दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाने और खुलने के बीच जो कुछ क्षण बीते, उन्हीं में रोमांस की सच्ची आत्मा समाई हुई थी। उस हरे दरवाजे के पीछे न जाने क्या होगा, जुआरियों का अड्डा या सूक्ष्म कौशल से शिकार फांसने को उत्सुक ठगों की टोली, या साहस की पुजारिन सुंदरता जो न्याछावर होने की बाट जो रही है, या खतरा या मौत या प्रेम या निराशा या मजाक। इनमें से कुछ भी उस डरी हुई खटखटाहट का स्वागत कर सकती थी। कमरे में एक हल्की सरसराहट हुई और धीरे से दरवाजा खुला। म्लान मुख वाली एक लड़की, जो 20 साल की भी नहीं लगती थी, सामने डगमगाती हुई खड़ी हो गई। उसने चटखनी खोली और दुर्बलता से झुकी हुई वो एक हाथ से सहारा टटोलने लगी। रूडोल्फ ने उसे थाम लिया और उसे दीवार के पास पड़े हुए पुराने पलंग पर लेटा दिया। दरवाजा बंद करके लालटेन की टिमटिमाती हुई रोशनी में उसने कमरे का निरीक्षण किया। कमरा साफ तो था, पर जैसे चरम दारिद्र्य की कहानी कह रहा था। लड़की चुपचाप पड़ी थी, जैसे बेहोश हो। उत्तेजित होकर वो कमरे में चारों ओर कोई लकड़ी का पीपा ढूंढने लगा, क्योंकि उसने कहीं सुना था कि बेहोश व्यक्ति को लकड़ी के पीपे पर लिटाकर घुमाने से, पर नहीं, ये उपाय तो डूबने वालों के लिए होता है। वो अपने हैट से पंखा झलने लगा। ये उपाय सफल हुआ, क्योंकि उसकी टोपी का सिरा लड़की की नाक पर लगा और उसने आंखें खोलीं। उसे प्रतीत हुआ कि उसके हृदय की अंतरंग तस्वीरों की प्रदर्शनी में इसी एक चेहरे की कमी थी। निश्चल नीली आंखें, छोटी और नुकीली नाक, मटर की बेल के समान घुंघराले भूरे बाल। उसकी रोमानी वृत्ति का इससे सुंदर क्या पुरस्कार मिल सकता था। लेकिन लड़की का चेहरा दयनीय, दुबला और फीका था। लड़की बिना हिले डुले उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। उसने धीमे से पूछा, क्या मैं बेहोश हो गई थी? और ऐसी हालत में कौन नहीं होगा? 3 दिन तक बिना खाए रहकर तो देखो, आपको मालूम पड़ेगा। उछलकर रूडोल्फ बोला, अरे राम, मैं वापस आऊं, तब तक ठहरना। हरे दरवाजे से बाहर भागता हुआ वो सीढ़ियां उतरा। 20 मिनट में ही वो वापस आ गया और दरवाजे को उसने पांव से खटखटाया, क्योंकि उसके दोनों हाथ होटल और मोदी के यहां मिलने वाली अनेक चीजों से भरे हुए थे। उसने सब चीजें टेबल पर रखीं, रोटी और मक्खन, मांस, केक, समोसे, अचार, ओएस्टर, भुनी हुई मुर्गी, दूध की बोतल और कुछ गर्मा गर्म चाय। बौखलाता हुआ रूडोल्फ बोला, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई, बिना खाए रह जाना। ये तमाशा बंद करो, खाना तैयार है। हाथ का सहारा देकर उसने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और पूछा, चाय डालने के लिए कप है? लड़की ने जवाब दिया, उस खिड़की के पास तावदान पर रखे हैं। कप लेकर वो लौटा, तब उसने देखा कि लड़की की आंखें आनंद के अतिरेक से चमक रही हैं और
स्त्री सुलभ सहज ज्ञान से वो दोना खोलकर सौंफ के अचार के टुकड़े को मुंह में डालने ही वाली है। उसने हंसते हुए उसके हाथ से अचार का टुकड़ा छीन लिया और कप में दूध भरते हुए आदेश दिया, पहले से पियो, फिर कुछ चाय मिलेगी, और फिर मुर्गी, और अगर कल तक तबीयत ठीक हो गई तो अचार मिलेगा। और अब अगर मुझे अपना मेहमान मान लो तो हम दोनों ही खाना शुरू करें। दूसरी कुर्सी खींचकर वो बैठ गया। चाय पीने से लड़की की आंखों में रौनक और चेहरे पर कुछ लाली आ गई थी। कई दिनों के भूखे किसी जंगली जानवर की आतुरता से वो खाने पर झपटी। उस नौजवान की उपस्थिति और सहायता को उसने एक सहज सी चीज माना। ये बात नहीं कि वो औपचारिकता की कीमत नहीं जानती थी, परंतु उसकी घनीभूत पीड़ा ने इस समय उसके मन में कृत्रिम आडंबर के स्थान पर मनुष्यता को अपनाने का अधिकार दे दिया था। परंतु शक्ति और आराम पाकर उसे औपचारिकता का भी ध्यान आया और उसने अपनी कहानी सुनाना आरंभ किया। शहर के जीवन की लाखों कहानियों में से ये भी एक थी जिसे सुनते सुनते जम्हाई आने लग जाती है। कम तनख्वाह पर दुकानों में काम करने वाली लड़की की ये गाथा थी। कमाई में भी जुर्माने की रकम कटकर दुकानदारों का नफा बढ़ाती थी। बीमारी के कारण हुई गैरहाजिरी, नौकरी का छूट जाना, गहरी निराशा और हरे दरवाजे पर इस साहसी नौजवान की दस्तक, यही उसकी राम कहानी थी। परंतु रुडोल्फ को ये कहानी इलियड की कथा या जूनी की प्रेम परीक्षा के संकट सी अनंत लगी। वो बोला, तुम और ये पीड़ा? लड़की सहम कर बोली, हाँ, था तो कुछ मुश्किल ही। और शहर में तुम्हारा कोई संबंधी या मित्र भी नहीं? नहीं, कोई नहीं। कुछ देर रुककर रुडोल्फ ने कहा, मैं भी इस संसार में बिल्कुल अकेला हूं। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपने एकाकीपन से इस लड़की को प्रभावित जानकर उसे आनंद हुआ। एकाएक उसकी पलकें झप गईं और एक निश्वास छोड़कर वो बोली, मुझे जोर की नींद आ रही है। रुडोल्फ ने अपना टोप उठा लिया, तुम्हें इजाजत लूं? एक रात की भरपूर नींद तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। उसने हाथ आगे बढ़ाया, जिसे अपने हाथ में लेती हुई लड़की बोली, नमस्ते। परंतु उसकी आंखों में एक प्रश्न इतनी स्पष्टता, निश्चलता और करुणा से प्रकट हो रहा था कि रुडोल्फ को उसका उत्तर शब्दों से देना पड़ा। हाँ हाँ, तुम्हारी तबीयत संभालने के लिए मैं कल जरूर आऊंगा। इतनी आसानी से पिंड नहीं छुड़ा सकोगी। तभी जैसे रुडोल्फ के आने के मार्ग से उसका आना ही अधिक महत्व की बात हो, लड़की ने पूछा, मेरा दरवाजा खटखटाने की आपको प्रेरणा कैसे हुई? एक क्षण तक उसने लड़की को देखा। उसे पर्चे की बात याद आ गई और एकाएक उसके हृदय में ईर्ष्या से जलन पैदा हुई। उसने सोचा कि यदि वे पर्चे किसी अन्य साहसी के हाथ में पड़ते तो क्या होता। तुरंत उसने निश्चय कर लिया कि उसके सामने ये रहस्य कभी नहीं खुलना चाहिए। दुख के अतिरेक से वो जिस विचित्र युक्ति को अपनाने को मजबूर हुई थी, उसे वो जानता है। ये बात वो उसे कभी नहीं बताएगा। उसने कहा, हमारा एक कारीगर इसी मकान में रहता है। मैंने तुम्हारा दरवाजा गलती से खटखटा दिया। द्वार बंद होने से पहले उसे जो अंतिम वस्तु दिखाई दी वो उस लड़की की मुस्कुराहट थी। जीने के सिरे पर रुककर उसने चारों ओर जिज्ञासापूर्वक देखा। वो बरामदे के दूसरे सिरे तक गया और लौटकर ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां भी उसने अपनी उलझन भरी जांच पड़ताल जारी रखी। उस मकान के हर दरवाजे का रंग हरा था। आश्चर्य से वो नीचे उतरा और बाहर आया। वो विचित्र हबशी अब भी वहीं खड़ा था। दोनों पर्चे हाथ में लिए रुडोल्फ उसके सामने जा खड़ा हुआ और पूछा, आखिर ये पर्चे तुमने मुझे क्यों दिए और इनका मतलब क्या है? अपने मालिक दंत चिकित्सक की कला का सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन करते हुए अपने सफेद दांतों को चमकाता हुआ वो हबशी गली की तरफ इशारा करता हुआ बोला, वहां साहब, पर पहले शो के लिए आप कुछ लेट हो गए हैं। उस संकेत की दिशा में देखते हुए रुडोल्फ को एक थिएटर के दरवाजे पर लगा हुआ रोशनी से जगमगाता एक बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर नए नाटक का नाम लिखा हुआ था, हरा दरवाजा। हबशी बोला, लोग कहते हैं कि नाटक एकदम अच्छा है। थिएटर के मैनेजर ने मुझे $1 इनाम भी दिया है और कहा है कि डॉक्टर साहब के पर्चों के साथ मैं नाटक के विज्ञापन भी बांट दूं। क्या मैं आपको डॉक्टर साहब वाला पर्चा भी दूं? रुडोल्फ अपने मकान के पास वाले होटल में बियर का एक गिलास और सिगार पीने के लिए रुक गया।
सिगार सुलगाकर बाहर निकलते हुए उसने कोट के बटन बंद किए, टोप को कुछ पीछे खिसकाया और नुक्कड़ के बिजली के खंभे को संबोधन कर कहने लगा, ये तो मानना ही पड़ेगा कि मुझे फांस कर उस लड़की से मिला देने में भाग्य का ही हाथ था। इस सारांश के सहारे ये कहा जा सकता है कि इस परिस्थिति में रूडोल्फ स्टीनर का स्थान रोमांस और साहस के सच्चे पुजारियों में बहुत ऊंचा है। अभी आप सुन रहे थे ओ हेनरी की लिखी कहानी हरा दरवाजा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।